दोस्तों राम राम सभी को। देखो मित्रों, काल चल रहा है कौन सा? कोरोना काल चल रहा है मित्रों। कौन सा? कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इस कोरोना शब्द को यदि अपन तोड़ना चाहे तो ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल को तोड़कर अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। को का अर्थ निकाले कोई, रो का अर्थ निकाले रोक, और ना का अर्थ निकाले ना। कोई रोक ना पाएगा हमें, कोई रोक ना पाएगा हमें, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए। हम अब देव क्लासेज यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन आ चुके हैं। अब भले से आप घर पर बैठे हो, या फिर खेत में बैठे हो, या फिर कहीं झोपड़ी पर बैठे हो, या फिर छत में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आपको अपनी देव क्लासेज वहां पर ही अध्ययन करवाएगी। तो मित्रों, आप देव क्लासेज में आ गए हो और मैं महेंद्र गोचर आपको जो विषय पढ़ाने वाला हूं वह विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की अपन बात करेंगे मित्रों। ध्यान देना, हम हिंदी व्याकरण में यदि अपन बात करें तो आज किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, किस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं मित्रों। अपन जो हमारा टॉपिक, अपन पिछली क्लास की बात करें, कल वाली क्लास की, तो कल वाली क्लास में जो बच्चे नीचे हॉल में बैठे थे उन सारे बच्चों के टॉपिक चल रहा था समास। उस समास टॉपिक को ही लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे से आपको मेरे साथ जुड़ना है, धीरे धीरे से आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है, और धीरे धीरे से बहुत सारे हो जाना है, धीरे धीरे से मेरे दिल में आना है, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना है। तो ध्यान देना मित्रों, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अगर आप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आओगे और मेरे दिल को चुराओगे तो मैं भी आपके दिल को चुराने लगूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी जिंदगी में धीरे धीरे से जाऊंगा। एक साथ अगर अपन कहीं पर चल जाते हैं ना तो वह गलत हो जाता है। ध्यान देना मित्रों, आपको उसी प्रकार का आनंद आएगा जिस प्रकार का आनंद आप कक्षा में बैठकर लिया करते थे मेरी क्लास में। बहुत ही आनंद आने वाला है आपको हिंदी क्लास में, मैं वादा करता हूं आपसे मित्रों। तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। कोरोना आया है मेरी जिंदगी में बाहर लेकर आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। मैं कभी यूट्यूब में ऑनलाइन नहीं आया था, लेकिन आज पहली बार आया हूं, क्योंकि ये कोरोना लेकर आया है, कोरोना मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आया है। दोस्तों चलो अपन बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत सियाराम गुजर आ चुका है, उसी प्रकार लोकेश बेरवा भी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। आ जाइए मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वही मजा देने वाला हूं जो मजा आप कक्षा में बैठकर लिया करते थे। आपको अनुभूति होगी मेरे दोस्तों। चलो मित्रों, मैं आ जाता हूं हमारे टॉपिक में। अगर अपन टॉपिक की बात करें तो मित्रों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? समास। देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था मित्रों? समास चल रहा था। और समास टॉपिक में हमने जाना था, सबसे पहले देखो, समास शब्द सम प्लस आस से बना है। किससे बना है? सम प्लस आस से बना है। यहां पर सम का अर्थ समयंक है, यहां पर सम का अर्थ क्या है? समयंक, और आस का मतलब है बैठना। क्या है मित्रों? बैठना। समयंक रूप से बैठना, पास बैठना। कहां पर बैठना? पास बैठना, नजदीक बैठना। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगली बात अगर अपन यहां पर करना चाहे तो समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। या फिर समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना। क्या है? संक्षिप्त करना या फिर संक्षिप्तीकरण। उसी प्रकार से यहां पर समास शब्द का अर्थ क्या है मित्रों? नजदीक लाना। क्या है मित्रों? नजदीक लाना। या फिर इसका समास शब्द का अर्थ अपन ने जाना था, क्या होता है? पास बैठाना। यहां पर ये इस समास शब्द के शाब्दिक अर्थ है। अगली बात यहां पर अपन ने समास में की थी कि समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है मित्रों? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। अपन बहुत बार चुकड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चुकड़ जाते हैं मित्रों। देखो हमारी मातृभाषा के शब्द है, हंसना है आपको, जी भर के हंसना है। देखो हम बहुत बार चुकड़ जाते हैं। हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है संधि का विलोम क्या होता है, और या फिर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, और हम जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं? समास का विलोम भी बता देते हैं, विग्रह। लेकिन ये विग्रह हमारा क्या है मित्रों? गलत। क्योंकि संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, और समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ध्यान देना, समास में अपन संक्षेप कर रहे हैं, व्यास का मतलब क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। शब्दों को क्या करेंगे? फैलाएंगे। दोस्तों अगली अगर अपन बात करें यहां पर, तो हमारे पास में समास की परिभाषा थी। क्या थी मित्रों? समास की परिभाषा।
और समास की परिभाषा में आपने जाना था कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दिनेश कुमार राम राम, मधु कुमारी मीना, लाइक करे प्लीज सभी, बिल्कुल लाइक करो। आपको लाइक, अगर आप मुझे जितना लाइक करोगे ना उतना ही मैं आपकी जिंदगी में आऊंगा, और मैं आपकी जिंदगी में आ गया ना समझो आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, क्योंकि आप मेरे देखो मजा आपको आने वाला है। नीरज महावर नमस्ते सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार मेरे दोस्त। देखो चलो परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास। मैं जिस दिन आपको बता रहा था कि जैसे ये शब्द है माता और ये शब्द है क्या? पिता। एक शब्द है माता और एक शब्द है पिता, बीच में क्या आ रहा है? और। देखो बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है। इन दोनों शब्दों को हमें नजदीक लाना है, और नजदीक जब अपन लाएंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ध्यान देना, माता और पिता दो शब्द है। पिताजी ने, एक बार क्या हुआ, पिताजी जो थे, पिताजी का जो बेटा था, यानी कि माता पिता का जो बेटा था, उस बेटे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप पिताजी कैसे बने? पिताजी का आंसर सुनिए। देखो पिताजी का आंसर क्या था कि बेटे से कहते हैं कि बेटा ऐसा हुआ कि एक बार हम मेले में जाते हैं, और मेले में जाने के बावजूद वहां पर क्या होता है कि तेरी मम्मी मुझे नजर आती है। तेरी मम्मी जब मुझे नजर आती है तो मैं तेरी मम्मी को देखता हूं, और तेरी मम्मी भी मुझे देखती है। जब तेरी मम्मी मुझे देखती है, मैं तेरी मम्मी को देखता हूं, तो पहली नजर में हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। पहली नजर में क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। प्यार होने पर क्या होता है कि हम दोनों नजदीक आने लगते हैं। हमारे जो बीच में दूरियां है वो दूरियां समाप्त होने लगती है। हमारे बीच की जो दूरियां क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती है। इनका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, और क्या हो गया? समाप्त हो गया। और माता और पिता क्या हो गया? पास आ गए। माता और क्या हो गया? पिता पास आ गए। यही क्या हो गया मित्रों? समास हो गया। इस प्रकार से बेटे को जवाब दिया कि हम माता पिता बने। चलो माता, ये समास है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगली बात अपन करें कि देखो, अगली बात मैंने आपको बताई थी कि देखो समास की प्रक्रिया से विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप। समास की प्रक्रिया से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और जो नवीन शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? समस्त पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त पद, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जाता है। ये बात मैंने बताई थी। और समस्त पद को विभक्ति चिन्हों के साथ लिखने वाली रीति को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उसके बाद में आगे मैंने बताया था कि समास में कम से कम दो शब्दों का होना जरूरी है। कितने शब्दों का जरूरी है? दो शब्दों का होना जरूरी है। एक शब्द में समास नहीं होता। एक शब्द में क्या नहीं होता मित्रों? समास नहीं होता। माता में कोई समास नहीं है, पिता में, अकेले पिता में कोई समास नहीं है। इन दोनों शब्दों में समास है। माता और पिता में द्वंद्व समास है। चलो माता पिता लड़ते रहते हैं, द्वंद्व होता रहता है, द्वंद्व समास में जाएगा। खैर मजाक वाली बात है। चलो समास में कितने शब्दों का होना जरूरी है? दो शब्दों का होना जरूरी है। एक शब्द में समास नहीं होता। और जो ये दो शब्द होते हैं, इन दो शब्दों में से प्रथम शब्द को अपन कहते हैं, अंजलि कहाँ गई? निशांत, नितेश राजपूत कह रहा है अंजलि कहाँ गई? आ जाएगी अभी। चलो देखो, दो शब्दों का होना जरूरी है। अब दो शब्दों का होना जरूरी है, मैंने कहा दो शब्द जो होते हैं उसमें एक प्रथम शब्द होता है। प्रथम शब्द को पूर्व पद कहा जाता है, और द्वितीय शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जो प्रथम शब्द होता है, देखो मित्रों मैं कह रहा हूं कि दो शब्द होते हैं, और दो शब्दों में से एक शब्द ये होता है, दूसरा शब्द ये होता है। इस प्रथम शब्द को क्या कहा जाता है? पूर्व पद कहा जाता है। और द्वितीय शब्द को क्या कहा जाता है मित्रों? उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम शब्द को पूर्व पद और द्वितीय शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों पदों में से क्या होता है कि कभी कभी तो पूर्व पद प्रदान होता है, कभी कभी उत्तर पद प्रदान होता है, और कभी कभी दोनों ही पद प्रदान होते हैं, और कभी कभी दोनों ही पद प्रदान नहीं होते। और इसी पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद कर दिए जाते हैं? पदों की प्रधानता के चार भेद कर दिए जाते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद कर दिए जाते हैं? चार भेद कर दिए जाते हैं मेरे दोस्तों। कैसे? पूर्व पद प्रदान हो वह, उत्तर पद प्रदान हो वह, दोनों ही पद प्रदान हो वह, और जिसका कोई भी पद प्रदान न हो वह। इस प्रकार से चार भेद होता है। प्रथम पूर्व पद या प्रथम पद प्रदान होता है किसका? अव्ययभाव समास का। कौन से समास का होता है? अव्ययभाव। प्रथम पद या पूर्व पद देखो पूर्व पद
किस समास का प्रदान होता है? अव्ययभाव समास का। अगली बात करें उत्तर पद किसका प्रदान होता है, तो हमारा आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है मित्रों? तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से यहां पर दूसरा समास होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। और इसी प्रकार से हमारा यहां पर एक होता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। और इन तीनों समासों का कौन सा पद प्रदान होता है? द्वितीय पद प्रदान होता है। अगली बात अपन करें कि किस समास के दोनों पद प्रदान होते हैं, तो जिसमें दो बार द्वंद्व आए उसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, अर्थात तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं मेरे दोस्तों? प्रदान होते हैं। मेरे दोस्तों दोनों पद क्या होते हैं? प्रदान होते हैं। युवराज सेन 4, बिल्कुल। देखो सर जी आप तो हमारे महान गुरु हो। कौन कह रही? मधु कुमारी मीणा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु कुमारी मीणा। मैं महान नहीं हूं, तुम लोगों ने महान बना रखा है। बस मैं तो कुछ नहीं, आपके जैसा स्टूडेंट हूं। सुनो देखो द्वंद्व देखो जिसमें दोनों पद प्रदान होंगे वह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा मेरे दोस्तों। अगली बात करें कि किस समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रदान होता है, तो वह समास होता है हमारा मेरे दोस्तों कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और यही बातें बताते हुए मैंने आपको आगे ले जाकर बात की थी कि संधि एवं समास का साथ साथ प्रयोग हो सकता है। आजकल का क्रेज बदल चुका है। आजकल परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर बच्चा दो बिंदुओं के बारे में जानता है तो एक प्रश्न का आंसर दे सकता है, यदि वो दो बिंदुओं के बारे में नहीं जानता तो वो उस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकता। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक शब्द में संधि और समास दोनों हो सकते हैं। अब दोनों हो सकते हैं तो एग्जामिनर हमसे प्रश्न किस प्रकार का पूछेगा? बताओ किस शब्द में संधि और समास दोनों है? और इस प्रकार के प्रश्न का आंसर देने के लिए हमें दो टॉपिकों के दो बिंदुओं की जानकारी होना जरूरी है। देखो आपको संधि की भी जानकारी होना जरूरी है और समास की जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न का आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं। तो मैंने कहा संधि एवं समास का साथ साथ प्रयोग हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। जरूरी नहीं कि जिस शब्द में प्रत्येक शब्द में समास है तो उस प्रत्येक शब्द में संधि हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ शब्द, कुछ नहीं बहुत अधिक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि और समास क्या होते हैं? दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अगर बताना चाहूं तो ये शब्द है पुरुषोत्तम। कौन सा शब्द है मित्रों? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम शब्द में गुण संधि है। क्या है मित्रों? गुण संधि। और बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास भी है, इसमें तत्पुरुष समास भी है, और इसमें अपन बात करें तो कर्मधारय समास भी है। 3 समास है। देखो तो संधि और समास का साथ साथ प्रयोग हो सकता है। ध्यान देना, मैंने एक और भी बात बताई थी कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक शब्द में 2-2 3-3 समास हो जाते हैं और अपन सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, ये तो प्रश्न ही गलत है। लेकिन वो प्रश्न गलत नहीं होता। एक लाइन सुनना कि एक उदाहरण में एकाधिक समास हो सकते हैं, एक उदाहरण में एकाधिक समास हो सकते हैं। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है सभी को? श्री राम गुजर नमस्ते गुरुजी, पहली बार आपकी लाइव क्लास पढ़ने को मिली है। बिल्कुल मेरे दोस्त श्री राम गुजर, मेरी पहली बार क्लास लाइव आई है और मैं अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं रोज आपके सामने लाइव आऊंगा मेरे दोस्तों। सेंड कर दी रामलाल गुजर, सेंड कर दी, बिल्कुल सेंड कर दीजिए। पहली बार आया हूं तो इसका मतलब 100 पार करवा दीजिए। ये 100 पार आपने करवा दिया, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया है, बहुत मुझे प्यार दिया है मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं बात बता रहा था क्या कि यहां पर मैंने कहा कि एक उदाहरण में एकाधिक समास हो सकते हैं। अपन घबरा जाते हैं कि यार इस पुरुषोत्तम शब्द में कर्मधारय समास दे रखा है एक किताब में, एक किताब में तत्पुरुष समास दे रखा है, एक किताब में बहुव्रीहि समास दे रखा है। मेरे दोस्तों अपन घबरा गए, यार ये तो प्रश्न ही गड़बड़ा रहा है। गड़बड़ा नहीं रहा, गड़बड़ा तुम रहे हो। ये तो प्रश्न बिल्कुल सही है। इस पुरुषोत्तम शब्द की मैं बात करूं तो इसमें 3 समास है, तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारय समास भी, इसमें बहुव्रीहि समास भी है। जैसे प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है वैसे हमें आंसर देना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यदि सारे समासों में लड़ाई हो जाए, सारे समास लड़े, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस पुरुषोत्तम शब्द में 3 समास है। कितने समास है मेरे दोस्तों? 3 समास है। और तीनों समास लड़ रहे हैं। कैसे? कि पहले में, पहले में, पहले में। तो ध्यान देना, तीनों ही ऑप्शन में आ गई तो आपको क्या बताना है? हमेशा बहुव्रीहि बताना है। घबराने की कतई बात ही नहीं है। अगर मान लो पुरुषोत्तम शब्द में आपसे प्रश्न पूछा कि बताओ पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है, ऑप्शन द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष और दूसरा दे दिया तो आप क्या कर दोगे? जैसे द्विगु द्वंद्व अव्ययभाव और तत्पुरुष दे दिया तो क्या कर दो? तत्पुरुष टिक कर दो, बाहर निकल जाओ।
प्रश्न नंबर दूसरा कि पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन उसमें इस प्रकार से दे दिया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययभाव। कर्मधारय कर दो, बाहर निकल जाओ। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से दे दिया कि पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है और द्विगु, उसमें पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? बहुवीर्य भी आ गया। और उसी प्रकार से उसमें देखो कौन सा भी आ गया, कर्मधारय भी आ गया, तत्पुरुष भी आ गया। तो लड़ाना है समासों को, लड़ाने के बाद जिताना बहुवीर्य कोई है, बहुवीर्य को जिता देना। आज तो सर रूपाला लाग रहा हो। अरे यार दिनेश कुमार, बिल्कुल देखो, बिल्कुल है ना। देखो मेरे दोस्तों, चलो आपको लड़ाई हो जाए तो सारे समासों में किसको जिताना है? बहुवीर्य समास को जिता देना है मेरे दोस्तों। अगली बात अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक उदाहरण में एकाधिक समास हो सकते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन समास, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो देखो जैन, गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। देखो तो मैं कह रहा हूं, क्या मैंने कहा कि एक उदाहरण में एकाधिक समास हो सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने इस प्रकार से बताया आपको कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 6 भेद होते हैं। बिल्कुल, समास के कितने भेद होते हैं? आपको 6 भेद बताने हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद बताने हैं आपको। देखो आपके पास में इस प्रकार की ट्रिक मैंने बताए थे आपको। अब क तो दद क्या है मित्रों? अब क तो दद। देखो भाई, अब क्या तो देना पड़ेगा। मैं 2-3 बार आ गया तेरे पास में, लेकिन तू देती नहीं है, या फिर तू देता ही नहीं, अब को तो देना ही पड़ेगा। चलो, अब क तो दे द। यहाँ पर पहला अव्ययभाव समास है, दूसरा बहुवीर्य समास, ब से बहुवीर्य, अ से अव्ययभाव, क से कर्मधारय, त से तत्पुरुष, द से द्विगु और द से द्वंद्व। 6 समास है हमारे पास में। इन 6 समासों में अपन सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो कौन सा था? अव्ययभाव समास पढ़ा था। कौन सा समास पढ़ा था मित्रों? अव्ययभाव समास पढ़ा था। और अव्ययभाव समास की यदि मैं बात करूं थोड़ी सी, तो जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग व वचन के आधार पर नहीं बदलते। वे शब्द जो लिंग व वचन के आधार पर नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है यथा, ये शब्द है यथा, और ये यथा का यथी, यथे नहीं कर सकते, ये यथा यथा ही रहेगा। इसका मतलब ये अव्यय है। और इसके साथ में दूसरा पद जोड़ दिया यथा शक्ति, तो शब्द क्या बन गया? यथा शक्ति। और ये पूरा पद ही अव्यय जुड़ जाने के कारण पूरा पद ही क्या बन गया है? अव्यय बन गया है। और अव्यय बन जाने के कारण इस शब्द में कौन सा समास हो गया है? अव्ययभाव समास हो गया है। अव्ययभाव समास के अंतर्गत मैंने एक और भी आपको बात बताई थी मेरे दोस्तों। अव्ययभाव समास के अंतर्गत मैंने एक और भी बात बताई थी। श्री राम गुर्जर सर, आपसे पढ़ने के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। डेली पढ़ना सर। सर अब बिल्कुल डेली पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको डेली मेरे पास में डेली पढ़ने के लिए आना है। मैं आपको दिल और जान दोनों लगाकर पढ़ाऊंगा। दिल तो मेरा लगता ही रहता है और जान। आज देखो मैं क्लास में रहता था तो बहुत जने इधर उधर करते रहते थे, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, आराम से तुम लोगों को देख रहा हूँ सिर्फ स्क्रीन पे। चलो, तो दूसरी बात मैंने बताया कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन अव्ययभाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होता है? लिंग व वचन के आधार पर जो नहीं बदलती वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। फिर दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई मेरे दोस्तों? फिर आपको मैंने दूसरी बात बताई क्या? कि जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो वहां पर भी अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि समस्त उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय समस्त उपसर्ग अव्यय होते हैं, इसलिए उपसर्गों से निर्मित शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे ये शब्द है दिन, शब्द कौन सा है मित्रों? दिन। और इसमें उपसर्ग जोड़ दे, शब्द प्रतिदिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। देखो अगर अपन बात करें ये दिन शब्द की, तो इस दिन को अपन लिंग व वचन के आधार पर बदल सकते हैं। वचन के आधार पर बदल जाएगा। दिन का क्या हो जाएगा? दिनों। दिन का क्या हो जाएगा? दिनों हो जाएगा। दिन तो बदल रहा है, लेकिन दिन के पूर्व जैसे ही उपसर्ग जुड़ा तो ये जो पूरा पद है, दोनों पद है, प्रतीक के कारण ये पद दिन के पहले जुड़ने के कारण पूरा पद ही क्या हो गया है? अव्यय हो गया है। अब प्रतिदिन को अपन प्रतिदिनों नहीं कर सकते, प्रतिदिन ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये अव्ययभाव समास था। अव्ययभाव समास में मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि एक ही शब्द क्रमशः 2 बार आए, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है? साफ साफ, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, धड़ा धड़, जूतम जूत, फटाफट, इस प्रकार के शब्द थे। सुना सुनी, देखा देखी, मारा मारी, इस प्रकार के शब्द थे। लूटम लूट, इस प्रकार के कभी न कभी, उसी प्रकार के दिनों दिन, हाथों हाथ, बीचों बीच, इस प्रकार के शब्द थे जिनमें कौन सा
सा समास था? अव्ययभाव समास था। अव्ययभाव समास के अंतर्गत फिर मैंने आपको एक बात बताई थी मित्रों, कौन सी बात थी वह, कि यदि किसी समस्त पद के अंत में अर्थ, पार, अनुसार, भर इस प्रकार के शब्द यदि जुड़े हुए हो तो वहां पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे दिन भर, रात भर, सेवार्थ, ज्ञानार्थ, कथनानुसार, तदनुसार, इस प्रकार के शब्द थे जहां पर भी अव्ययभाव समास होता है मेरे दोस्तों। अगली बात अपन करें, पगलागू सर जी, अरे राकेश, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा तेरे साथ है। चलो अपन अगली बात करें कि मैं कह रहा हूं आपसे कि जैसे मैंने अभी बताया कि जिस समस्त पद के अंत में अर्थ, पार इस प्रकार के शब्द हो तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा। अगली बात यहाँ पर ये है मेरे दोस्तों कि अगली बात कुछ नहीं है, अव्ययभाव समास खत्म हो गया। अगली बात हमारे पास में तत्पुरुष समास की आती है जो अपन ने पढ़ा था। तत्पुरुष समास की यदि अपन बात करें तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का ही दूसरा पद प्रधान नहीं होता, क्रमधारय का और द्विगु का भी होता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो द्विगु और क्रमधारय समास है ये किसके वेद माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के, अर्थात ये दोनों समास तत्पुरुष से निकले हुए माने जाते हैं। चलो यहाँ पर अपन सबसे पहले तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास की पहचान ये होती है कि जब अपन तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्हों का। कारक चिन्हों का आप जानते हो प्रयोग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारी अधिकरण में पर, और संबोधन ए अरे अजी सुनती हो क्या, डब्बू की मम्मी या डब्बू के पापा, अपन संबोधन करते हैं ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो समास विग्रह करने पर तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कन्या दान, और यहाँ पर समास विग्रह किया कन्या का दान। अब यहाँ पर का क्या आया है? कारक चिन्ह आया है, संबंध कारक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर समास कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर मैं विस्तार से थोड़ी सी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब अपन तीसरे समास की ओर आ रहे हैं जिस समास का नाम है क्रमधारय समास। देखो, प्रत्येक समास की एक अलग अलग पहचान होती है, प्रत्येक समास को पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है। तो जो नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वह नए बच्चे भी ये समझे कि क्रमधारय समास हमारा पहला समास है। क्रमधारय समास हमारा कौन सा समास है मेरे दोस्तों? पहला समास है। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझेंगे कि हमारा तीसरा ही टॉपिक चल रहा है। आपको अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठना है। मैं उसी टाइप से, उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाया करता हूं, और आपके नोट्स भी मेरे साथ साथ बनेंगे। तो आपको अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाना है। वास्तव में सर जी मजा ले गया, अरे मजा तो तुम लोग लोगे मेरे साथ में मेरे दोस्तों, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में जो आने लगा हूं। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको तीसरे नंबर का जो आपका समास है, उस समास का नाम है मेरे दोस्तों कर्मधारय समास। समास का नाम क्या है मित्रों? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की यदि अपन बात करें तो कर्मधारय समास में क्या होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? तो कर्मधारय समास में आप जानते हो कि कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि ये किससे निकला हुआ समास माना जाता है? तत्पुरुष समास से निकला हुआ समास माना जाता है। किससे निकला हुआ समास माना जाता है? तत्पुरुष समास से निकला हुआ समास माना जाता है। अर्थात तत्पुरुष समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसका भी कौन सा पद प्रधान होता है मेरे दोस्तों? इसका भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। अब इसकी बात करें, इस समास की बात करें, आप सब लिख रहे हो मेरे साथ तो लिखते जाइए, शेयर करो प्लीज भाइयों, सर को 100 से पार करो। वेरी गुड राकेश, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कर्मधारय समास, देखो परिभाषा ये है इसकी, जिस समस्त पद के, जिस आप परिभाषा देखेंगे, जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य, जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष से व उपमान उपमेय, व उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ कर्मधारय समास होता है, तो मैंने आपके सामने पूरी परिभाषा लिख दी है। आप इस परिभाषा को आपके रजिस्टर में छाप सकते हो और आप अपने रजिस्टर को बहुत अच्छे से बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य क्या हो? विशेषण विशेष से
वह उपमान उपमेय, क्योंकि देखो मेरा तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, जीके या फिर कल्चर या फिर अन्य सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आया पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासन, चौहान वंश का शासक हुआ करता था, संयोगिता से प्यार करता था, संयोगिता को लेकर भाग आया था, ये से क्या था वो क्या था, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे तो हर बात ही लिखनी पड़ेगी। तो देखो जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है मेरे दोस्तों। कर्मधारय समास को यदि अपन को समझना है तो कर्मधारय समास को समझने के लिए अपन को इन दो शब्दों और इन दो शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा, उपमान और उपमेय और विशेषण और विशेष्य के बारे में जानना पड़ेगा। जब अपन विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय के बारे में जान जाएंगे तो हम यहाँ पर कर्मधारय समास को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलो हम बात करते हैं किसकी? विशेषण और विशेष्य की। क्या होता है विशेषण और विशेष्य? देखो क्या होता है वास्तव में। सर मजे ले गया, अरे सर शेयर करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है भाई? आवाज आ रही है क्या अब? हाँ करो भाई, आ रही हो तो। आवाज आ रही है क्या? देखिए तो जिस समस्त पद के यहां पर थोड़ा सा एक शब्द छूट गया, जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां कर्मधारय समास होता है। आवाज आ गई धर्मराज? टॉक आवाज आ गई मेरे दोस्त? तो विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर अपन को इन चार शब्दों के बारे में समझना है। किसके बारे में? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक शब्द है विशेषण, एक शब्द है मित्रों विशेषण, और एक शब्द है विशेष्य। एक शब्द क्या है? विशेष्य। अगर मैं बात करूं कि विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द, देखो विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। वह बात, वो परिभाषा आपके मन में आ रही होगी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन डायरेक्टली अपन क्या लिख रहे हैं कि विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और विशेषण शब्द के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे किस प्रकार से अपन यदि अपन बात करें तो विशेषण और विशेष्य को कैसे समझे मेरे दोस्तों? हम बहुत लोगों की विशेषता बताते हैं कि ईमानदार है, चालाक है, बुरा है, अच्छा है, सुंदर है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब इस प्रकार के कहते रहते हैं। कमरा बड़ा है, लड़का अच्छा है, लड़का ईमानदार है, राम ईमानदार है, राम बेईमान है, इस प्रकार के शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द उनके क्या है? विशेषण है। और ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है। कौन से विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अर्थात व्यक्ति या वस्तु के क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। ये शब्द क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। व्यक्ति या वस्तु के गुण बताते हैं। और ये शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो देखो मैं कह रहा हूं कि बेईमान लड़का, बेईमान लड़का। अब बेईमान लड़का यदि अपन बात करें तो लड़का की विशेषता क्या है? बेईमान है। लड़का कैसा है? बेईमान है। इसका मतलब ये जो इस लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है वो क्या है? विशेषण। अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों? विशेषण हो गया। बात करें लड़का की तो विशेषण शब्द के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? बेईमान। और बेईमान किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की विशेषता बता रहा है। तो ये लड़का क्या है? विशेष्य है। ये लड़का क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार के विशेषण और विशेष्य का संबंध रखने वाले दो पद हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। किस समास में आने वाले हैं मेरे दोस्तों? कर्मधारय समास में आने वाले हैं। और उन दोनों पदों को अंजलि एक बुद्धिमान लड़की बिल्कुल
देखो उन दोनों बुद्धिमान नहीं बुद्धिमती है, ऐसे कर बरी। देखो उन दोनों पदों को अपन क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। देखो यहां पर आपने विशेषण और विशेष्य को क्या कर लिया है मेरे दोस्तों, जान लिया है। ऐसे पद मैंने कहा भी ऐसे दो पद आएंगे जो विशेषण और विशेष्य का संबंध रखेंगे, और वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जब भी अपन गुणवाचक विशेषण का पता करते हैं तो अपन वहां पर जो विशेष शब्द है उसके साथ में कैसा, कैसी और कैसे लगा कर देखते हैं। कैसा, कैसी और कैसे लगा कर देखते हैं। जब अपन विशेषण गुणवाचक विशेषण का पता करते हैं तो विशेष्य के साथ में क्या लगाते हैं, कैसा, कैसी और कैसे लगाते हैं। अब जब कैसा और कैसी, कैसे का आंसर हमें मिल जाता है तो जो मिलने वाला होता है वही क्या होता है, आपका विशेषण होता है। जैसे लड़का कैसा है, बेईमान है। अच्छा, बुद्धिमती लड़की। अब बुद्धिमती कौन सी लड़की है, बुद्धिमती है ना, बुद्धि मान मत कर देना से, बुद्धिमती लड़की। अब बुद्धिमती लड़की की यदि अपन बात करें तो बुद्धिमती लड़की, लड़की कैसी है, बुद्धिमती है भाई। कैसी लड़की है, बुद्धिमती लड़की है। तो ये यहाँ पर लड़की तो क्या थी, हमारा विशेष्य, और बुद्धिमती क्या थी, विशेषण। अब देखो यहाँ पर अपन इस प्रकार के यदि हमारे पास में पद आएंगे तो पद किस प्रकार के होंगे, देखना। ये शब्द है लाल किला। शब्द क्या है मित्रों, लाल किला। अब लाल किला में यदि अपन बात करें तो किला कैसा है, आंसर आया लाल। किला कैसा है, लाल। तो यहां पर लाल शब्द क्या है, विशेषण है। लाल शब्द क्या है, विशेषण, और किला शब्द क्या है, यहां पर विशेष है। लाल शब्द आपका यहाँ पर विशेषण है और किला शब्द यहाँ पर आपका विशेष्य है। इसका मतलब समास कौन सा हो गया, आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाए वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। उससे भी पहले अपन ने ये तो जान लिया कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। हमारे पास में ये पद भी आ गया, ऐसा पद भी आ गया, और पद आते पहले अपन ने जाना किला कैसा है, लाल है। लाल शब्द विशेषण है, किला शब्द क्या है, विशेष्य है, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन क्या हमसे इतना ही पूछेगा क्या कि शब्द में कौन सा समास है? आपसे और प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे और भी प्रश्न पूछेगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, बताओ। इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा, इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो आपको समास विग्रह में क्या करना होगा, आंसर दीजिए मुझे। देखो समास विग्रह जब अपन कर्मधारय समास का करते हैं तो मैं जो शब्द लिख रहा हूं उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां पर कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है। देखो अपन समास विग्रह करते हैं तो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं कर्मधारय में। एक तो आता है जो, क्या आता है मित्रों, है जो। एक शब्द आता है के समान कौन सा शब्द आता है, के समान। और एक शब्द आता है रूपी। कौन सा शब्द आता है, रूपी। देखो एक शब्द तो है जो आता है, एक शब्द के समान आता है, एक शब्द क्या आता है, रूपी शब्द आता है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग अपन कर्मधारय समास का समास विग्रह करते हैं तब किया जाता है। अब देखो कहां कहां, तीनों का एक जगह तो नहीं करेंगे, अलग अलग जगह करेंगे। अब अलग अलग जगह करेंगे तो कौन कौन सी अलग अलग जगह पर करेंगे। देखो सबसे पहले बात करूं मैं हेजो की, किसकी बात करूं, हेजो की। तो हेजो का प्रयोग कहां पर करते हैं। फिर बात करूंगा मैं के समान की, तो के समान का प्रयोग कहां पर करते हैं। फिर बात करेंगे रूपी की, तो रूपी का प्रयोग कहां पर करते हैं। सारी बातें बताऊंगा, एक एक बात जानते हैं। हेजो का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर दो पद होंगे आपके पास में, अर्थात जो समस्त पद होगा उस समस्त पद में किसका संबंध होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। जिस समस्त पद में किसका संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हेजो का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यदि अपन बात करें कि लाल किला जो शब्द है, इस लाल किला शब्द में लाल तो क्या है, विशेषण, और किला क्या है, विशेष्य। तो यहां पर जो समास विग्रह पर शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा, हेजो, और समास विग्रह होगा लाल हेजो किला। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लाल हेजो किला। ये इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। आपके पास भी इस प्रकार से शब्द है, जैसे मित्रों नील कमल। शब्द क्या है मित्रों, नील कमल। अब नील कमल की बात करें तो यहां पर कमल कैसा है, नीला। कमल कैसा है, नीला। कैसा का आंसर क्या आया, नीला। अर्थात कमल की विशेषता कैसी है कि कमल नीला है। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य का संबंध पा गया, इसका मतलब किसका प्रयोग होगा, हेजो का प्रयोग होगा। समास विग्रह क्या होगा, नीला हेजो कमल। किताबों में सब में ऐसा दे रखा है नीला हेजो कमल, लेकिन नीला हेजो कमल गलत है।
हमें यहाँ पर मूल शब्द को ही लाना होगा और इसमें मूल शब्द है नील। क्या है मित्रों? नील। और नील को ही लाना होगा तो हमारा समास विग्रह सही तो क्या होगा? नील है जो कमल। लेकिन किताबों में देर का मान लेंगे, कोई बात नहीं, उसे भी मान लेंगे, लेकिन हमें परीक्षा में अगर नीला है जो कमल और नील है जो कमल दे रखा है तो अपन नील है जो कमल ही करेंगे। तो नील है जो क्या हो गया? कमल। कौन सा समास हो गया बताओ? कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि किसका संबंध पा रहा है? विशेषण और विशेष्य का संबंध पा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना, अगला शब्द यहाँ पर देखना मित्रों, ये शब्द है यहाँ पर नीलोत्पल। ऐसा शब्द आ गया आपके पास में, शब्द क्या है? नीलोत्पल। अब नीलोत्पल शब्द की यदि अपन बात करें तो नीलोत्पल शब्द में पहले तो ढूंढो कितने पद है? 2 पद है। कौन कौन से पद है? एक तो है मित्रों नील। कौन सा है? नील। और एक है यहाँ पर उत्पल। क्या है मित्रों? उत्पल। दोनों की संधि हुई शब्द क्या बन गया? नीलोत्पल। अब नीलोत्पल, उत्पल का मतलब मैं बता देता हूँ, अर्थ आपको बता देता हूँ, कमल होता है। कमल क्या होता है? उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। अब कमल कैसा है मित्रों? वापस वही है, नील कमल वाला है। कमल कैसा है मित्रों? नीला है। अब यहाँ पर भी क्या आ गया है? विशेषण और विशेष्य का संबंध आ गया है। इसका मतलब समास कौन सा हो गया है? बताओ कौन सा समास हो गया है? कर्मधारय समास हो गया है। और समास वगैरह क्या करोगे? नीला है या जो नील है जो उत्पल। क्या है मित्रों? नील है जो उत्पल। देखो यहाँ पर एक शब्द है उत्पल, नील है जो उत्पल। देखो अलग से थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। नीलोत्पल शब्द में आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पा गया है, और विशेषण और विशेष्य का संबंध पा जाने के कारण ही यहाँ पर समास विग्रह का है जो का प्रयोग करते हुए अपन ने नील है जो उत्पल कर दिया है। यहाँ पर उत्पल शब्द का अर्थ क्या है मित्रों? कमल। उत्पल किसका पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची। बात करें यहाँ पर एक और शब्द इसी के तरह का आता है, वह है उपल। क्या होता है? उपल। और उपल का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। उपल का अर्थ होता है पत्थर, उत्पल का अर्थ होता है कमल। ध्यान देना, ये इस प्रकार के शब्द हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं एक बिंदु में, जिसका नाम है शब्द युग्म। कौन सा बिंदु है? शब्द युग्म। और शब्द युग्म में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों का, बीच बीच में जानते रहेंगे। तो नीलोत्पल कौन सा समास हो गया? ध्यान देना, हमारा कर्मधारय समास हो गया, और यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अपन हेजो का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर अपन और भी शब्द लेते हैं। ये शब्द है महात्मा। शब्द क्या है मित्रों? महात्मा। अब महात्मा शब्द की अपन बात करें तो महात्मा शब्द में आपके पास में 2 शब्द है, महा प्लस क्या है? आत्मा। क्या है? महा प्लस आत्मा। अब आत्मा कैसी है? महा, यानी कि महा से अर्थ निकलता है महान। कैसी है? महान। अब यहाँ पर आत्मा कैसी है? महान। लेकिन आत्मा को अपन महान कह सकते हैं क्या? आत्मा को अपन महान कह सकते हैं क्या? बताओ, कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताओ, आत्मा को महान कह सकते हैं क्या? बताइए, आंसर दीजिए। नील उत्पल, नीला है जो उत्पल, नील है जो उत्पल। बताओ, क्या आत्मा को अपन महान कह सकते हैं क्या मेरे दोस्तों? क्या आत्मा को महान कहा जा सकता है क्या? कोई आंसर नहीं दे रहा। बिल्कुल आत्मा को महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? आत्मा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, और जहां स्त्रीलिंग शब्द होता है वहां मान शब्द का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होता है? महती का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? महती का। तो यहां पर समास विग्रह क्या होगा? महती है जो आत्मा। महती है जो आत्मा। क्या हो जाएगा मित्रों? महती है जो आत्मा। ये आपका क्या होगा? समास विग्रह। आपको महान है जो आत्मा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको इसी प्रकार का शब्द में दूसरा उदाहरण लेता हूं। देखो आपके पास में दूसरा इस प्रकार का उदाहरण है। आपके पास में शब्द है महापुरुष। शब्द क्या है मित्रों? महापुरुष। अब महापुरुष की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर शब्द क्या आया है? महा, और महा का यहाँ पर अर्थ क्या है? महान। और पुरुष यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो महान ही आएगा, अब महती नहीं आएगा। तो समास विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष। तो पुरुष कैसा है भाई? महान है। पुरुष की विशेषता कैसी है भाई? महान है। तो पुरुष यहाँ पर विशेष्य हो गया, महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो बताओ समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जब अपन रस के साथ में पढ़ते हैं, दिल के साथ में पढ़ते हैं तो दिल लगता है, और दिल लगता है तो बहुत मजा आता है। ध्यान दो, आपको मेरे हिसाब से आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। माया मेघवाल, सिया राम गुजर। नो क्या कर रहे हो भाई? ऐसे आंसर नो दे रहे हो तुम लोग। चलो, हाँ, महान है जो पुरुष। अगली बात करते हैं। देखो अगली बात यहां पर अपन करें तो आपको जब मैं अव्ययभाव समास पढ़ा रहा था तो अव्ययभाव समास पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि जिस समस्त पद का प्रथम पद उपसर्ग हो
तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययभाव। अर्थात समस्त उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय, और उपसर्गों से निर्मित शब्दों में कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। लेकिन साथ ही मैंने वहां पर आपको एक नोट लगवा कर लिखवाया था कि मेरे दोस्तों, यदि आपके पास में दुर शब्द आ जाए, उसी प्रकार से आपके पास में दुर शब्द नहीं, सॉरी, दुर उपसर्ग, उसी प्रकार से दुस है, उसी प्रकार से आपके पास में सु है, उसी प्रकार से आपके पास में कु है, इसी प्रकार से आपके पास में बद, और उसी प्रकार से आपके पास में कुश, और उसी प्रकार से आपके पास में ये सत्य, ये सारे ही क्या है मित्रों, उपसर्ग है। अब ये सारे उपसर्ग है, तो मैंने आपसे कह रखा है उपसर्गों से निर्मित शब्दों में कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो क्या यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा क्या, कतई नहीं होगा। ध्यान देना, यहाँ पर मत कर अव्ययभाव समास मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको वहां पर नोट में लिखाया था कि इन उपसर्गों का प्रयोग किसके रूप में होता है, विशेषण के रूप में होता है। अर्थात इनसे बने हुए सारे शब्दों में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे अपन बात करें, शब्द है दुर्जन, शब्द क्या है मित्रों, दुर्जन। तो देखो, जन और जन कैसा है, दुर, दुर का मतलब होता है बुरा, क्या होता है मित्रों, बुरा। तो बुरा, जन की विशेषता क्या हो गई, बुरा, तो बुरा है जो जन, क्या हो जाएगा मित्रों, बुरा है जो जन हो जाएगा। ये इसका समास विग्रह होगा। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध आ रहा है, मतलब ये सारे उपसर्ग किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं आपको, मैं खोद कर बातें बताने वाला हूं। आप कक्षा में भी नहीं पढ़ते होंगे, इतनी बातें बताने वाला हूं। सत का भी बताऊंगा, दुर का भी बताऊंगा, कुश का भी बताऊंगा, सबका बताऊंगा। सुनो, अगली बात सुनना, यहां पर मैंने आपको किसका बताया, दुर का। दुस्साहस, इस प्रकार का शब्द, ये शब्द आ गया दुस्साहस। मित्रों क्या है शब्द दुस्साहस, साहस कैसा है, दुस उपसर्ग है, इसका अर्थ बुरा या कठिन होता है। तो देखो, बुरा है जो साहस, साहस कैसा, बुरा है जो साहस। तो यहां पर भी कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलो, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द आपको बता देता हूं मैं, सुपुत्र। देखो क्या है शब्द सुपुत्र, सु का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा, और पुत्र कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा है जो पुत्र। बताओ, जब विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है, समास कौन सा होता है, अव्ययभाव, सॉरी, कर्मधारय समास होता है। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। तो पुत्र कैसा है, अच्छा है। चलो अगली बात करें, कु। तो यहां पर अपन इसी प्रकार से ले ले, कुपुत्र। तो पुत्र कैसा है, बुरा है जो पुत्र। तो समास कर्मधारय समास। बद, देखो बद, ये बद और ये लग गया पीछे बु, उपसर्ग जुड़ गया, बदबू, बदबू। अब देखो, बद का मतलब होता है बुरा, लेकिन यहाँ पर बू है, इसलिए क्या होगी, बुरी। और क्या हो जाएगा, बुरी है जो बू। बू का मतलब बेटा की बू नहीं है, क्या है मित्रों, गंध। बू का अर्थ क्या है, गंध। तो बू कैसी है, गंध कैसी है, बुरी है। तो यहाँ पर गंध की विशेषता क्या आ रही है, बुरी आ रही है। इसका मतलब समास कौन सा हो गया है, कर्मधारय समास हो गया है। क्या क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन बताऊंगा मैं सब कुछ आपको। कुश एक उपसर्ग है। अब कुश उपसर्ग की यदि अपन बात करें तो यही शब्द था बू। अब बू कैसी है, अच्छी। देखो, कुश का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो यहाँ पर बू स्त्रीलिंग शब्द है, तो अच्छा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी। तो यहाँ पर समास विग्रह क्या हो जाएगा, अच्छी है जो बू। समास विग्रह क्या हो जाएगा मित्रों, अच्छी है जो बू हो जाएगा। अगली बात यहाँ पर करें, सत्य। तो सत्य एक उपसर्ग है, और सत्य उपसर्ग की संधि यहाँ पर जन के साथ में हो गई। शब्द क्या बन गया, सज्जन। क्या बन गया मित्रों, सज्जन। अब सज्जन शब्द की बात करें तो बताओ, सज्जन शब्द में कौन सा समास है। तो देखो, सज्जन, जगह नहीं बची लिखने के लिए, जगह करते हैं। देखो, ये शब्द है सज्जन, शब्द क्या है मित्रों, सज्जन। अब सज्जन शब्द में संधि है कौन सी, व्यंजन संधि। इसमें शब्द क्या है, सत्य और क्या है, जन। सत्य का अर्थ क्या होता है, अच्छा, क्या होता है, अच्छा। और जन कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा है जो जन। बताओ समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। विशेषण और विशेषता आ गई, मतलब विशेषण और विशेष्य आ गया, तो समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। सत है जो जन। इस प्रकार से आप यहाँ पर सत का कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर इसमें और भी बात करते हैं, बहुत लंबी चर्चा अपन करने वाले हैं। एक शब्द है यहाँ पर आपके पास में, का पुरुष। देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है, का पुरुष। शब्द कौन सा है मित्रों, का पुरुष। अब का पुरुष शब्द की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर का अर्थ है कायर। क्या है मित्रों, कायर। का अर्थ क्या है, कायर। और पुरुष कैसा है, कायर। तो पुरुष की विशेषता कैसी हो गई है कि वो कायर है, अर्थात ये तो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो ये पुरुष क्या हो गया, विशेष्य। अब जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। और समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे, है जो का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कायर है जो पुरुष हो गया।
चलो आगे और बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार से आगे बढ़कर फिर आपको मैं कुछ और एक ऐसा शब्द बताता हूं जो बहुत शानदार है। एक शब्द है नवयुवक। शब्द क्या है मित्रों? नवयुवक। अब नवयुवक शब्द की यदि अपन बात करें तो नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो देखो एक शब्द युवक आया यहाँ पर, और नव, यहाँ पर नव का अर्थ है नया। क्या है? नया। और युवक का मतलब आप जानते हो, हम सब युवक हैं। तो नया है जो क्या? युवक। युवक की विशेषता क्या हो गई है? नया, नव हो गया। तो अपन ने बता दिया नया है जो युवक। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। लेकिन आपके पास में शब्द है नवरात्र। शब्द क्या है? नवरात्र। अब इसका पहला पद क्या है? नव, और इसका भी पहला पद क्या है? नव। दोनों का पद नव नव आया, और नव नव आने के बावजूद बताओ यहाँ पर नया है जो युवक अपन ने कर्मधारय समास कर दिया, और यहाँ पर नई है जो रात्रि। इस प्रकार से कर्मधारय समास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान देना, यहाँ पर भी नवी है, यहाँ पर भी नवी है, लेकिन अनेकार्थक शब्दों में नव आता है। यहाँ पर ये अर्थ दे रहा है नया का, और ये यहाँ पर अर्थ दे रहा है नो का। किसका अर्थ दे रहा है? नो का। तो यहाँ पर समास विग्रह होगा नौ रात्रियों का समूह। क्या होगा मित्रों? नौ रात्रियों का समूह होगा, और नौ रात्रियों का समूह यहाँ पर समास विग्रह होगा। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, नव को देखकर ही डायरेक्ट आप मत कर देना। आपने देख लिया नवयुवक, और इसमें नव है, और आगे नवरात्र में भी मिल गया नव, तो आपने कर दिया कर्मधारय समास, गलत हो जाएगा। ऐसे मत करना। चलो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मैं यहाँ पर और भी बात करना चाहूँ तो देखो शब्द शुद्धि की मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ। आजकल आप अभी चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं, और नवरात्र, इन चैत्र के नवरात्र में सब लोग इस नवरात्र शब्द को ऐसा लिख लिख कर भेज रहे हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ऐसी ऐसी शुभकामनाएं, नवरात्रि की वैसी वैसी शुभकामनाएं। अरे नवरात्रि शब्द तुम गलत बोल रहे हो, किसी को शुभकामनाएं लग नहीं रही, किसी को शुभकामनाएं नहीं लग रही, क्योंकि तुम शब्द क्या बोल रहे हो मेरे दोस्तों? गलत बोल रहे हो। ये नवरात्रि शब्द क्या होता है? गलत होता है। शब्द क्या होता है? नवरात्र। क्योंकि देखो नव और रात्रि का जब संयोग होता है तो इस ई का क्या हो जाता है? लोप, और शब्द क्या बनता है? नवरात्र बनता है। तो इस प्रकार से मैं आपको करा रहा हूं कि विशेषण और विशेष्य का संबंध किस प्रकार से शब्दों के अंदर पाया जाता है, और वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अभी मैं अपन ने जो परिभाषा लिखी थी, परिभाषा में लिखा था जिस समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। और वहां पर से मैंने एक ही बात निकाली विशेषण और विशेष्य की, और उसको विस्तार से मैं बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अब तक अपन ने जितने भी शब्द देखे, जितने सारे शब्द देखे, उन सारे शब्दों में विशेषण पहले था। जैसे आपने ये यहाँ पर एक और शब्द ले लेते हैं अपन, यहाँ पर ये नील गगन ले लेते हैं। शब्द है नील गगन। शब्द क्या है मित्रों? नील गगन। अब गगन मतलब आकाश, और गगन, आकाश कैसा है? नीला है। अब यहाँ पर कैसा है? कैसा का आंसर आ गया, इसका मतलब नीला। ये क्या हो गया है? ये हो गया है विशेषण। ये क्या हो गया है? विशेषण। और यहाँ पर देखो गगन, गगन, यहाँ पर ये क्या हो गया है? विशेषण। तो दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसका मतलब समास विग्रह करने पर क्या आएगा? है जो, और आप क्या कर दोगे? नीला है जो गगन, या नील है जो गगन। लेकिन आपके पास में इस प्रकार से शब्द आ गया नरादम। नरादम शब्द क्या है? नरादम। अब नरादम इस प्रकार का शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, सुना भी बहुत होगा अगर आपने, तो फिर देखो क्या है इसमें। तो देखते हैं अपन इस शब्द की यदि अपन बात करें तो ये शब्द दीर्घ संधि के रूप से होकर बना है, और ये शब्द है नर प्लस क्या? अदम। नर प्लस क्या है? अदम। नर प्लस अदम है। अब यहाँ पर ये जो दो पद हैं, नर और एक अदम, इसमें एक पद विशेषण है, एक पद क्या है मेरे दोस्तों? विशेषण है, और एक पद क्या है? विशेष्य। अब नर का मतलब हम नर हैं, तो नर, हम नर हैं, इसका मतलब नाम है। ये विशेषण है क्या? नहीं, ये विशेषण नहीं है। रूपी का भी आएगा, अभी रूपी का सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। देखो नर, नर यहाँ विशेषण है क्या? बिल्कुल नर विशेषण नहीं है मेरे दोस्तों, नर विशेषण नहीं है। नर क्या है? विशेष्य है। नर क्या है मित्रों? विशेष्य है। और अदम, अदम का मतलब होता है नीच। अदम का मतलब क्या होता है? नीच, या क्या होता है? पापी। जैसे अपन कहते थे पापी पुरुष, पापी व्यक्ति, पापी लड़का। लड़का की विशेषता क्या हो गई है? पापी, यानी कि वो पापी है।
और नीच आदमी, अरे नीच आदमी तो नीच आदमी, अब नीच आदमी कह रहे हैं तो इसका मतलब नीच क्या हो गई है, उसकी विशेषता हो गई है। तो यहाँ पर अधम का अर्थ क्या है, नीच है। तो यहाँ पर देखो अधम का अर्थ नीच है, तो ये अधम शब्द कहाँ पर आया है, बाद में, अर्थात विशेषण बाद में आया है, विशेष कहाँ पर आया है, पहले। आ सकता है, ऐसे आ सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले विशेषण आए और बाद में क्या है, विशेष्य। देखो यहाँ पर पहले विशेषण आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, विशेष्य। लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ गया, विशेष्य आ गया, और बाद में क्या आ गया, विशेषण आ गया। लेकिन दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध तो है ना मेरे दोस्तों, बोलो हाँ या ना। दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध तो है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसका मतलब कर्मधारय समास तो है, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा अपन को उल्टा सुल्टा करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर विशेषण शब्द को पहले लाना पड़ेगा और विशेष्य शब्द को बाद में ले जाना पड़ेगा, और बीच में क्या रखना पड़ेगा, है जो रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, है जो। तो विशेषण शब्द को पहले लाओ, अदम, और नर को पहले बाद में ले जाओ, नर, तो अदम है जो नर। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। कितने अच्छे अच्छे शब्द मैं आपके सामने ले रहा हूं। चलो और भी अपन यहां पर और भी शब्द लेता हूं। देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या क्या सीखूं, क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या लिखूं। चलो अगला इसी प्रकार का एक शब्द लेता हूं मैं यहाँ पे आपके पास में, जो शब्द है पीताम्बर। शब्द कौन सा है मित्रों, पीताम्बर। अब पीताम्बर शब्द की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक पद तो है पीत और दूसरा पद है अंबर। एक शब्द तो क्या है, पीत, और ये क्या है, अंबर। दो, ये इस शब्द में दीर्घ संधि है, इसका मतलब इसमें संधि भी है और समास भी है। अब एक शब्द पीत है, एक शब्द अंबर है। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब नीले नीले अंबर, नीले नीले, आप नीले नीले अंबर कहते हो तो आकाश भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। चलो अब अपन यहाँ पर अंबर का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, वस्त्र अपन ले लेते हैं। अब वस्त्र कैसे है बताइए, पीले। वस्त्र कैसे है, पीले, अर्थात वस्त्रों की विशेषता क्या है, पीले है। तो पीले वस्त्र है, पीत वस्त्र है। तो ये शब्द तो यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ये शब्द तो यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और ये शब्द यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। ये शब्द यहाँ पर क्या है, विशेष है। और यहाँ पर जब विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाएगा तो समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे, है जो का। तो समास विग्रह करते समय है जो का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीत है जो अंबर। समास विग्रह क्या हो जाएगा, पीत है जो अंबर। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान देना, इस शब्द में कर्मधारय समास है। अपन ने जान लिया कि पीत है जो अंबर कर्मधारय समास है, लेकिन ध्यान देना इस शब्द में बहुव्रीहि समास भी है। इस शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास भी है। अब देखो दोनों ही समास है, दोनों में लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन, बहुव्रीहि जीतेगा, आपको पता ही सही। शब्द प्रश्न आ जाएगी, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, और ऑप्शन में कर्मधारय और तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों दे रखा हो तो हम आंसर क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, बताइए। हम आंसर कर देंगे बहुव्रीहि। लेकिन अगर आपसे विग्रह के आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लो विग्रह दे दिया जाए इसका, और विग्रह देकर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो फिर आप क्या करोगे। ध्यान देना, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि पीत है जो अंबर बराबर पीताम्बर, पीत है जो अंबर बराबर पीताम्बर, अब पीत है जो अंबर या फिर पीताम्बर बराबर उसके मतलब पीताम्बर शब्द, ये पीताम्बर शब्द लिख दिया और इसके सामने लिख दिया पीत है जो अंबर। अब वहां ये लिखकर आपसे पूछा कि बताओ कौन सा समास है। अब ऑप्शन दे दिया बहुव्रीहि, ऑप्शन दे दिया कर्मधारय, दोनों ही दे दिया, दो अन्य दे दिए, जैसे आपके पास में द्विगु और अव्ययभाव दे दिया। तो आपको यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से देखना है कि इसका विग्रह क्या दिया हुआ है, विग्रह दिया हुआ है पीत है जो अंबर। अब है जो का प्रयोग तो कहां पर होता है, आपका कहां पर होता है मित्रों, विशेषण विशेष्य में कर्मधारय समास में होता है। तो आप भले से बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दे रखा हो तो क्या करोगे, कर्मधारय करोगे। क्या करोगे, कर्मधारय, क्योंकि वहां पर विग्रह साफ साफ दिया हुआ है पीत है जो अंबर, तो आप कर दोगे कौन सा, कर्मधारय समास कर दोगे। चलो अगर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसका विग्रह करना चाहे तो इस प्रकार से होगा, पीत है जिसके अंबर वह होता है पीताम्बर, अर्थात विष्णु को पीताम्बर कहते हैं, कृष्ण को पीताम्बर कहते हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर देना है। विशेषण पहले आ सकता है, विशेषण बाद में भी आ सकता है, ये मैंने आपको बात बताई। जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध जहां दो पदों में होता है तो वहां पर समास विग्रह करते समय है जो का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य पाए जाते हैं, जिसमें से विशेषण विशेष्य की बात कर ली, यहाँ का समास विग्रह भी अपन ने जान लिया कि है जो का प्रयोग करते हैं। अब अपन के पास में आते हैं बात उपमान और उपमेय की। किसकी बात आती है मित्रों, उपमान और उपमेय की। और उपमान उपमेय की यदि अपन बात करें तो उपमान और उपमेय की अपन बात
मैं कह रहा हूं विशेषण और विशेष्य की बात करनी है। अब विशेषण और विशेष्य की बात तो कर ली विशेषण और विशेष्य की, तो लेकिन अब बात किसकी करनी है? उपमान और उपमेय की बात करनी है। देखो उपमान और उपमेय की यदि अपन बात करें तो उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वो तो क्या होता है? उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय वाली बात अपन कल की क्लास में करने वाले हैं। बहुत सारे शब्द आपके सामने आने वाले हैं। उपमान को आप जानोगे, उपमेय को जानोगे और आगे बढ़ोगे। आज आपने बहुत विस्तार से विशेषण और विशेष्य को जाना है, समास विग्रह कैसे करना है वो जाने हैं। पूरे शब्द, जितने भी शब्द आपके सामने परीक्षा में बनते हैं वो सारे शब्द मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरा 1 घंटा मैंने विशेषण और विशेष्य को बताने में आपको लगा दिया मेरे दोस्तों। लेकिन आपका परीक्षा में आने वाला प्रत्येक प्रश्न सही जा सकता है यदि आप आराम से इन टॉपिकों को देख ले, समझ ले। चलो मैं आज के लिए यहाँ तक ही हमारी क्लास को ख़त्म करता हूँ और कल अपन इसी क्लास में इसी समय पर मिलेंगे। 2 बजे हमारा हिंदी का टाइम होता है, 2 से 3 तक चलती है और 2 से 3 तक चलेगी आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगर चाय पी लो सर जी, लव यू सर जी, बलराम पोसवाल, वेरी गुड यार दोस्त। देखो गुरुजी चाय पी लो, बिल्कुल जहर गुरुजी, अरे बलराम है ना। और देखो राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। पूजा मीणा जी सर, बिल्कुल कल मिलेंगे अपन पूजा जी, है ना। और लास्ट में जाते जाते कुछ सुन लीजिए, क्योंकि हमारी तो हम वही है, आप जानते हो कुमार विश्वास के फ़ैन हैं, हम कवियों के फ़ैन हैं, तो कविताएं बहुत गाते हैं, सुनाते हैं। तो आज भी कविताएं सुन लीजिए, वो कविता जो कविता मैं आपको क्लास में सुना। तो गुड बाय मत कीजिए, अभी सुनना चाहते हो या नहीं? कविता सुनना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे सुनना चाहते हो या नहीं? हाँ में किसी का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा क्योंकि टाइप कर रहे हो। चलो देखो जी सर, हाँ सर, बिल्कुल धर्मराज जी टोक, क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम गुजर, मैं भी बिल्कुल, आने दो, सुना रहा हूँ धर्मराज जी टोक। तो सुनिए कि अद बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, कि अद बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। फिर अगली 4 पंक्तियां सुनिए कि एक घड़ी में 7 साथ जैसे 2 जन्म रहे, कि एक घड़ी में 7 साथ जैसे 2 जन्म रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे, थोड़े दिन तो जग में अपने प्यार के भरम रहे, फिर बची कहानियाँ न तुम रहे न हम रहे, फिर बची कहानियाँ न तुम रहे न हम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल की क्लास में हम इसी प्रकार से मिलेंगे। धन्यवाद।